गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि प्रीवियस सेशन में हमने सीटेट के क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट को किया था, जिसके तहत 2019 दिसंबर के पेपर फर्स्ट को हमने स्टडी की थी। तो उसके तहत जो है हमने मेजर सेक्शन को कर लिया था। जैसा कि पेपर 5 पार्ट में आपका बटा हुआ था, वो 5 पार्ट के तहत पहला जो पार्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी वाला था, दूसरा मैथमेटिक्स और तीसरा पर्यावरण, और दो जो है भाषा 1 भाषा 2। तो उसी क्रम में पर्यावरण विज्ञान के बारे में हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है 61वां क्वेश्चन। 61वां क्वेश्चन दोस्तों है क्या? पहली चीज़ कि कोई व्यक्ति 26 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरहोल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरहोल पहुंची। यदि सूरत से नागरहोल के बीच ट्रेन की दूरी 21-20 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल। तो औसत चाल का मतलब क्या होता है दोस्तों? औसत चाल मतलब एवरेज जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है। इसमें इसका मतलब क्या होता है कि टोटल दूरी, मतलब दूरी का मतलब क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसके क्रम में आप देखोगे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम में कैसे हम इसको लगाएंगे। तो इसके तहत ट्रेन की जो चली दूरी जो थी वो 19 नवंबर को जो चली थी 19:45 पे चली थी, और ट्रेन के पहुंचने का जो समय था 11:45 11 दिसंबर को थी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि टोटल कितने घंटे थे? वो 40 घंटे थे टोटल जो है टाइमिंग की बात करें। और कुल दूरी जो है लगभग 21-20 किलोमीटर है, नहीं 2120 किलोमीटर है। तो आप देखोगे कि 2120 को आप जो है कितने से, अगर जो 40 से डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आएगा? 53 किलोमीटर पर आर आएगा। तो इसके तहत आपका जो आंसर होगा ये ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? वेट लिफ्टर का मतलब क्या होता है कि जो वेट को उठाने के लिए, आपने देखा होगा कि ओलंपिक्स वगैरह में वेट लिफ्टर्स जो है, जैसा कि साक्षी मलिक वगैरह के केस में जो है आपने देखा होगा लेटेस्ट में। तो उसके तहत 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सूर्यमणि, दूसरा है कर्णम मल्लेश्वरी, तीसरा सुनीता विलियम्स और चौथा है बछेंद्री पाल। तो दोस्तों 2 सेकंड का समय देते हैं, आप सोच के बताइए क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर दोस्तों सही जो होगा वह होगा कर्णम मल्लेश्वरी, और ये आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक, अब इसके तहत आप समझ लीजिए कि कर्णम मल्लेश्वरी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, और 12 साल की जब थी तभी से जो है ये वेट लिफ्टिंग का अभ्यास करने लगी थी। और क्या था कि वो लगभग 100 किलो से ऊपर का वजन उठाने के लिए सक्षम थी, और इस तरीके से ओलंपिक खेलों में कर्णम मल्लेश्वरी जो है कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला थी। ठीक, इसी क्रम में आप जो है 63वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो इस दिया गया है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, मतलब जड़ जिसको हम जड़ मानेंगे। तो इसके तहत ऑप्शंस आपके जो हैं उसको आप जो है देख लो। वो ऑप्शंस क्या है? चुकंदर, आलू, अदरक पहला ऑप्शन है, दूसरा गाजर, हल्दी, अदरक दूसरा ऑप्शन है, तीसरा शकरकंद, मूली, हल्दी तीसरा ऑप्शन है, गाजर, चुकंदर, मूली ये चौथा ऑप्शन है। तो इसके तहत मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूँ, कौन सा आंसर होगा? कैरेट, बीटरूट और रेडिश की बात करेंगे, यानी गाजर, चुकंदर और मूली। अब याद रखिएगा दोस्तों कि मूली, गाजर, चुकंदर, शकरकंद, सलजम ये सभी जो होती हैं मूसला जड़ें होती हैं। मूसला जड़ें होती हैं कि जैसे अगर जो हम पौधे की बात करें तो देखेंगे ज़मीन, ये मान लो ज़मीन का लेवल है और इसके नीचे कुछ इस तरीके से ज़मीन की गहराई तक गया होगा, वो चीज़ें क्या होती हैं? मूसला जड़ें होती हैं। और दूसरा होती है एक झखड़ा जड़ें, जो कि ज़मीन के सरफेस पे कुछ इस तरीके से फैली होती हैं कि मतलब ये मेन ज़मीन है और इसके नीचे जड़ आई हुई है, तो इसी में यहीं से ऊपर नीचे ऐसे ऐसे फैली, यानी जमीन की बहुत गहराई तक नहीं गई हो तो उसको आप स्थानिक जड़, ठीक है, या झकड़ा जड़ कहते हैं। और मूसला जड़ जो बहुत जमीन के अंदर तक गई होती है। तो याद रखिएगा कि जो है मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम, अदरक ये सभी मूसला जड़ें हैं, जबकि हल्दी, आलू, अदरक जमीकंद तनों का रूपांतरण रूप है। इसी क्रम में आप जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। वो कहाँ पाया जाता है? वो जो है रेगिस्तानी
ओक जो पाया जाता है उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में और संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो अब इस क्वेश्चन के आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सोचिए 2 सेकेंड। दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक, मतलब रेगिस्तानी जो ओक है, तो ये याद रखिएगा कि ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 1 to 5 में ये जो है पार्ट आपको आसानी से मिल जाएगा, किस किस तरीके से ये सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो यानी 1 से 5वीं तक की एनसीईआरटी को और आप देखेंगे तो उसमें क्लास 3rd से लेकर के क्लास 5th तक में ही आपको पर्यावरण विज्ञान पढ़ाया जाता है और क्लास 1 से 2 को गणित के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद से अगर हम देखें, हाँ तो दोस्तों अब इसी क्रम में हम 65वें क्वेश्चन को देखेंगे। 65वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेपेंथिस वह जो शिकार करता है विषय में दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह है पहला ऑप्शन, आप देख रहे हो कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, भारत मेघालय में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन, इसका आकार घड़े के जैसा होता है और मुंह पर एक पत्ती से ढका होता है। तीसरा जो होता है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार जो है करता है, तो उनका शिकार करता है। ठीक, और चौथा है कि यह छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसका जो है बेस्ट आंसर क्या होगा, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले चारों ऑप्शन को आप बहुत ध्यान से पढ़िए और उसके बाद से इसके कंक्लूजन के आधार पे, निष्कर्ष के आधार पे आप देखें तो पहले में दिया हुआ इसका ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन दूसरे में ऑप्शन ए और सी, तीसरे में ऑप्शन बी और डी और चौथे में ऑप्शन ए, बी और सी। तो इसके अकॉर्डिंगली हम आपको देते हैं कितना जो है 2 सेकेंड का समय, सोच के बताइए। इसके अकॉर्डिंगली दोस्तों क्या आंसर होगा, ए और सी। चलिए देखते हैं कैसे होगा ए और सी जो है। तो इसके तहत आप देखोगे कि नेपेंथिस जो है एक शिकारी पौधा होता है जिसमें क्या होता है कि वो मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में मुख्यतः पाया जाता है। ठीक, और ये क्या करता है कि चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है। ठीक, और इसका आकार लंबे घड़े के जैसा होता है, कुछ इस तरीके से। पिचर प्लांट जो होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिचर प्लांट बोलते हैं। कुछ इस तरीके से घड़े जैसा ऐसा होगा, ऐसे ऐसे बना होगा। तो यहाँ पे अगर कोई कीट आएगा तो आसानी से गिर जाएगा, इसमें मतलब इसमें अट्रैक्टिव कुछ सुगंध आती है तो गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो उसकी जो लिड होगी ऊपर की वो ढक बंद हो जाएगी। एक तरीके से आपने चूहेदानी देखा होगा, तो चूहेदानी में चूहे आसानी से फंस जाते हैं, उसी तरीके से ये भी होता है। और ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे याद रखिएगा कि इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है और जिसके वजह से कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर घड़े में फंस जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। ये पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों का भक्षण करता है, यानी नाइट्रोजन की जो कमी होती है, यानी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो है कीड़े मकोड़े का भक्षण करता है। तो एक तरीके से इसको हम इंग्लिश में जो बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, मतलब ऐसे पौधे कि जो इंसेक्ट को खाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ये अच्छा क्वेश्चन था आपके सीटेट के लिए, तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझिएगा और याद रखिएगा दोस्तों, इसमें एलिमिनेशन मेथड का भी यूज बहुत तेजी से होता है। इसके बाद से अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, वो है 66वां क्वेश्चन। 66वां क्वेश्चन क्या है, भारत में आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी यात्रा के समुद्र पे अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। याद रखिए दोस्तों, ये नॉर्मल आपके जीके का क्वेश्चन है, इसके लिए देता हूँ 2 सेकंड। इसका ऑप्शन पहले पढ़ देता हूँ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात। इसको बताइए 2 सेकंड में। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और साथ में जो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो उसमें आप लगातार देखते रहते हो, तो वो है गुजरात। अब याद रखिएगा दोस्तों, गुजरात भारत में आज़ादी के पहले जो है महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा की थी वो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 68 सहयोगियों के साथ दांडी की ओर यात्रा प्रारंभ की थी और गांधी जी ने इसी समुद्र के किनारे जाकर के जो है नमक का कानून तोड़ा था। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये नॉर्मल जीके का क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 67वें क्वेश्चन पे।
उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वो क्या है? ऑप्शंस हैं मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। इसके लिए मैं देता हूं आपको 2 सेकंड देता हूं। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर दोस्तों होगा, जैसा कि सिनकोना की छाल का इसमें यूज किया जा रहा है, तो उसके लिए जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मलेरिया। मतलब मलेरिया। अब मलेरिया के तहत क्या? मलेरिया एक प्रोटोजुअन जनित बीमारी है, मतलब संक्रामक बीमारी, जिसको प्रोटोजोआ के माध्यम से, और इसका जो वाहक होता है प्लाज्मोडियम होता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, यानी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ ठीक। तो प्रोटोजोआ का वाहक होता है। तो इस बीमारी में तेज बुखार के साथ कपकपी आती है, और मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना की छाल का प्रयोग किया जाता है। इस छाल से मलेरिया की दवा कुनीन बनाई जाती है। कुनीन का मतलब क्या है? ये सिनकोना की छाल से बनाई जाती है दोस्तों। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। याद रखिएगा कि सीटेट के पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंटल साइंस में आते हैं, तो इसको आप एक जगह नोट कर लीजिए और नोट करके समझ लीजिए, तो बहुत आसान हो जाता है करना। इसके बाद से अगला जो 68वां क्वेश्चन हम देखेंगे वो क्या है? वो है कि किसी डॉक्टर, इसको देखिए, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, उसका अस्पताल वाई पर स्थित है, यानी घर एक्स पे है और अस्पताल वाई पर है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं और फिर एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है, जो ए के दूरी पर फिर वह बी पर जाते हैं, जो ए के दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल से पहुंचते हैं, जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर के सही दिशा का क्रम क्या है? तो इसके तहत आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि अगर जो एक्स की हम बात करें तो एक्स यहाँ पे है और ये जो है यहाँ पर है, ठीक। और इनके बीच की जो दूरी है वो 600 मीटर है। अब इसके तहत देखोगे कि यहाँ से जो है बी की अगर हम बात करें तो बी कुछ इस पोजीशन पर है, और यहाँ से सी जो है थोड़ा सा और इधर आप बना लो सी, और यहाँ से वाई। तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान समझोगे तो ये कुछ डायरेक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्शन के क्वेश्चन है, मतलब दिशा का वाला क्वेश्चन है। तो इसके तहत आप देखो तो यहाँ से 650 मीटर है, एक्स से ए के बीच की दूरी, ए से बी की बीच की दूरी 450 मीटर है, और बी से सी की बीच की दूरी 120 मीटर है, और सी से वाई की बीच की दूरी जो है 90 मीटर है। तो इस क्रम में आप पूरा इसको अरेंज करोगे तो कहीं ना कहीं इसका आंसर जो होगा वो क्या आएगा? उत्तर और पश्चिम आएगा। तो इसको आप सही से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये नॉर्मल रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद से अगले क्वेश्चन पे दोस्तों आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या है? चिराओं नाच कहाँ के लोग करते हैं? अब याद रखिएगा ये नॉर्मल एक जीके का भी क्वेश्चन है, और नॉर्मल आपके इन्वायरमेंटल वाले पार्ट का भी, यानी पर्यावरण वाले पार्ट का भी क्वेश्चन है। तो इसको आप ऑप्शंस देख लें, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय, ठीक। 2 सेकंड देता हूँ इसके लिए। इसका सही आंसर दोस्तों होगा मिजोरम। अब क्यों मिजोरम होगा? मिजोरम के लोग खाना पकने पर गांव में जो त्यौहार मनाते हैं तो सबके साथ खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं। और इसमें एक जो डांस होता है उस डांस का नाम है चिराव डांस। वो चिराव डांस करते हैं, ठीक। अब इस डांस में होता क्या है? इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है और ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते रहते हैं। अब डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? चिराव डांस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो ये तो आप नॉर्मल मैप देख करके भी आसानी से बता सकते हो। इसमें ऑप्शंस मैं पढ़ देता हूँ। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक पहला ऑप्शन है। दूसरा है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तीसरा है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। और चौथा है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ठीक है दोस्तों। इसके लिए देता हूँ 2 सेकंड।
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो ये ऑप्शन कौन सा है? डी। तो इसको आप मैप में आप आसानी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीएफ पे आया हुआ है। एनसीएफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। पहले इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि एनसीएफ जो है नॉर्मली इस तरीके से बनाया जाता है। एनसीएफ पुराना भी काफ़ी है, 68 में भी आया था, 92 में भी आया था, ठीक, और भी समय समय पर इसमें बदलाव किए गए हैं कि इसमें प्राथमिक लेवल के विद्यार्थियों के लिए और जो है उच्च प्राथमिक लेवल के विद्यार्थियों के लिए कुछ हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ नियमावली तय की गई है। तो नियमावली के अनुसार उनका क्या क्या स्तर होना चाहिए, उनका सिलेबस किस तरीके से होना है, टीचर की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो उसके तहत क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? यानी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे क्वेश्चन में आपका नहीं आ जाए, वो दिखता नहीं है नॉर्मली, तो आप इन प्रकार के प्रश्नों को करते समय याद रखिएगा कि यहाँ पे आप पहले ही इस पे अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे मैं नहीं लिखा है वहाँ पे मैंने पहले ही अंडरलाइन कर लिया। अब इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शंस में क्या है? विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। दूसरा है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तीसरा है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच बच्चों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। और चौथा है इसका ऑप्शन जो है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पहली चीज़ तो देखिए दोस्तों कि कभी भी एनसीएफ जो आप पर्यावरण से रिलेटेड जो पढ़ रहे हो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर्यावरण से रिलेटेड प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पे सबसे खास जो जरूरी चीज़ें हैं वो है क्या कि ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं 1, 2, 3 वो जरूरी हैं, जबकि चौथा ऑप्शन जो है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल को विकास करना, ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि संख्यात्मक कौशल से रिलेटेड कोई चीज़ पर्यावरण में नहीं रखी जाती है, जबकि बाकी ऊपर के तीनों चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उसके तहत आप देखोगे कि एनसीएफ जो है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चों को उनके परिवेश की वास्तविक परिस्थितियों से अनुभव दिए जाए, मतलब अपने आसपास की चीज़ों को बच्चे ज़्यादा सीखें, ठीक है, ताकि वे पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, उनके महत्व को समझें और प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील बने, न कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों संवेदनशील बने। तो ये याद रखिएगा कि ये तीनों जो ऑप्शंस हैं, इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये इसके एनसीएफ के रूल को फॉलो कर रहे हैं, जबकि चौथा वाला जो है संख्यात्मक कौशल इसके रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसमें पूछा कौन नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 72 है, वो बताता है कि पर्यावरणीय अध्ययन कक्षाओं में कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। क्या करता है? वो ऑप्शंस देख लेते हैं। विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। दूसरा है पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तीसरा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। और चौथा है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो इसके लिए मैं आपको देता हूं 2 सेकंड का समय, आप इस चीज को बताइए। ठीक है दोस्तों, आपने इसमें सोच लिया होगा इसका सही आंसर कौन सा है, बताइए। इसका सही आंसर दोस्तों देखिए यहाँ पे, द कंसेप्ट एंड इशू ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक, या इसी के हिंदी में मैं देखता हूँ पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो इसको आप कैसे आप समझोगे? तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि एनसीएफ 2005 जो है ये बताता है, एनसीएफ की बात करें, जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में आप देख चुके हो, 2005 ये बताता है कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से 5 तक में पढ़ाया जाता है, एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। यह विषय विज्ञान, सामाजिक अध्ययन तथा पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को एक साथ जोड़ता है। कक्षा 1 और 2 में ये विषय नहीं है, तो इस विषय को मुख्यतः भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। जैसा कि आपने देखा ही होगा, क्लास 1 और क्लास 2 में ये भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है।
तो याद रखिएगा कक्षा 1 और भाषा में इसकी कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होती है पर्यावरण के लिए, तो इसका आंसर बेस्ट होगा पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दों को। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 73rd। वो क्या है, क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, मतलब यहाँ पर दिया सही है कौन सा। अब इसको करने के लिए ऑप्शन है आपके पास। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तीसरा है 2 सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और चौथा जो इसका ऑप्शन है वो फर्स्ट और सेकेंड तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो इसके लिए देता हूं मैं आपको 2 सेकेंड का समय, आप बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आपने सोच लिया होगा इसको, तो इसका सही आंसर जो है क्या हो, ऑप्शन सेकेंड। ठीक, अब इसको कैसे आप देखोगे, एनसीएफ 2005 कक्षा 1 तथा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की सिफारिश जो है नहीं करता है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों की भाषा और गणित के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है, जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद से नेक्स्ट आप देखेंगे 74वां जो क्वेश्चन है उसके तहत क्या है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। अब इसके ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, तीसरा है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है और चौथा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो इसके लिए आपको देते हैं 2 सेकंड का समय। इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसका ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। कैसे, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है जिससे बच्चे को स्वयं खोज करके पता करने का अवसर मिलता है और रटने की प्रवृत्ति से बच जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी जो है लर्निंग में या किसी भी सब्जेक्ट की टीचिंग में बच्चों को रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, यानी रटना जो है, रटना उनके लिए एक तरीके से माना गया कि रटने से क्या होता है, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग कम हो जाती है। ठीक, रटने पर बल नहीं दिया जाता, अतः परिभाषाओं वर्णनों आदि को स्थान नहीं दिया जाता है और मात्र जानकारी देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। तो इस तरीके से याद रखिए कि बच्चों को पर्याप्त ऐसे अवसर दिए जाएं, ऐसे मौके दिए जाएं पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में जिससे बच्चे उत्सुक बने, करके सीखें, प्रश्न पूछें और प्रयोग करें। तो ये चीज़ किस पे आधारित होती है, जब पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होगा तभी ये चीज़ें लागू हो पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 75 क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। तो इसके तहत 4 ऑप्शन हैं, परिवार और मित्र, भोजन, तीसरा जानवर और चौथा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पर्यावरण अध्ययन वाले जो चैप्टर्स हैं जो कि 3rd, 4th और 5th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो उसके तहत ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके तहत कौन सा ऑप्शन होगा, इसके लिए देते हैं 2 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, इसके तहत सही आंसर क्या होगा, वो होगा एनिमल्स, जानवर। अब इसको कैसे आप समझोगे, जानवर जो होते हैं पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। यानी एक प्रकरण होता है, एक होता है उप प्रकरण, मतलब टॉपिक और सब टॉपिक। ठीक है, तो इसमें आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे, ये 4 परिवार एवं मित्र की उप थीम है। जबकि भोजन, पानी, आवास, परिवार एवं मित्र, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, पर्यावरण अध्ययन की थीम है। तो इसको आप अंतर करके समझ सकते हो कि कौन सा टॉपिक में आएगा और कौन सा सब टॉपिक में आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, मतलब डिजायरेबल है। तो इसको देखिए, इसके ऑप्शंस दिए गए, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, तीसरा है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना और चौथा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। ठीक, इसके लिए देते हैं 2 सेकंड का समय।
तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो होगा पहला ऑप्शन। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, यानी एड्रेसिंग मल्टी कल्चरल डायमेंशंस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम। इसको कैसे समझोगे? याद रखिए दोस्तों, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, मतलब डिजायरेबल है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पे कक्षा राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा के बहुसांस्कृतिक स्वरूप को प्रतिबंधित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। अतः यह समझा जाता है कि बच्चों को महत्व मिले तथा उनका समाज, संस्कृति, रहन सहन उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसका आप बेस्ट आंसर जो होगा पहला होगा। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? यानी पर्यावरण का जब बच्चा स्टडी कर रहा है तो उसमें उसके ज्ञान के कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? तो पहला जो है ऑप्शंस दिया गया है, बच्चों को सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, तीसरा क्या है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, और चौथा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। ठीक, इसके ऑप्शंस जो बनाए गए हैं, पहला ऑप्शन ए बी सी, दूसरा ए और सी, तीसरा ए सी डी और चौथा केवल सी। तो इसके तहत मैं आपको देता हूं 2 सेकंड का समय, बताइए। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि इस क्वेश्चन को हमने देखा था कि क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों की ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है, तो ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण के लिए हमने इसमें आपको लगभग जो है आपको 3 ऑप्शन 4 मतलब ऑप्शंस बताए थे, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य और तीसरा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। तो इसके तहत हमने जो ऑप्शंस दिए थे उसके तहत कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो याद रखिएगा जो इसका ऑप्शन ए बी सी, यानी ऑप्शन ए बी सी का मतलब बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य और तीसरा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, तो ये ऑप्शन किस में है? ये ऑप्शन ए में है सही। ठीक, तो इसको याद रखिए। अब इसको कैसे आप समझेंगे? याद रखिएगा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में इस बात की काफ़ी गुंजाइश है कि बच्चे ज्ञान के लिए शिक्षक और पाठ्य पुस्तक के अलावा और सोर्सेस से मदद लें, जैसे कि परिवार के सदस्यों के द्वारा भी ले सकते हैं, समुदाय से ले सकते हैं और समाचार पत्रों के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो याद रखिए कि जो पर्यावरण अध्ययन में ऐसा नहीं कि केवल बच्चा जो पाठ्य पुस्तक से ही सीखेगा तभी उसका ज्ञान होगा, अपने आसपास के लोगों से भी, समुदाय से भी सीख सकता है। और एनसीएफ 2005 भी यही कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा पर विशेष बल नहीं देता है। यह बच्चों को ज्ञान अर्जित करने की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। कौन सी चीज़ें? जो पाठ्य पुस्तक जो होती हैं, यानी अपने आसपास की चीज़ों से भी जो बच्चा सीखेगा वही उसकी बेस्ट लर्निंग होगी। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 78 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा है? 78 बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। क्या जोड़ा जा सकता है? तो उसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। वृत्तांत, दूसरा कहानियाँ, तीसरा शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या और चौथा शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो इसके ऑप्शंस जो दिए गए हैं ए सी और डी, दूसरा ए और बी, तीसरा सी और डी और चौथा ए बी सी। ठीक, तो इसके लिए हम आपको देते हैं 2 सेकंड का मौका, बताइए। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए और बी। अब कैसे ए और बी होगा? ए और बी का मतलब क्या है? वृत्तांत और कहानियाँ, मतलब वृत्तांत और कहानियाँ उसके प्रभावशाली तरीके से जोड़े जा सकते हैं। तो इसको समझ लें। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में वृत्तांत एवं कहानियाँ किस्से के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर क्या होता है कि किस्से कहानियाँ सुनाई जाती हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई हैं, और इसी के माध्यम से बच्चे अपने जो जानकारी पात्रों से जोड़ के देखता है और सीखने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 79 पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है दोस्तों? एक एक करके देख लेते हैं। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, दूसरा बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, तीसरा बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो इसके ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो है ए और सी, नेक्स्ट है बी और ए बी और सी। इसके लिए देता हूँ 2 सेकंड का समय। ठीक है दोस्तों, इसके सही आंसर क्या होंगे?
ए, बी और सी, यानी ऑप्शन डी। अब कैसे होंगे, याद रखिएगा दोस्तों, ज्ञान सृजन के लिए बच्चों का क्रियात्मक रूप से शामिल होना बहुत जरूरी है। और पर्यावरण अध्ययन की जो पुस्तक है उसमें दिए गए जो क्रियाकलाप होते हैं, मतलब इसमें जानवरों को अवलोकन करना, चित्र बनाना, ये सब जो चीज़ दिए गए रहते हैं, तो इसके द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता विकसित होती है। ठीक, और इसके द्वारा बच्चे बाहरी परिवेश से, बाग बगीचे, तालाब से, प्रकृति भ्रमण और आदि से जुड़ करके अपने अनुभवों को लेते हैं। और इसके माध्यम से विविध प्रकार से क्या होता है कि अवलोकन करते हैं, खोज करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, बातचीत करते हैं, अंतर ढूंढते हैं तथा अलग अलग कौशलों के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। तो और ये सब चीज़ें जो है बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ाती है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 80 वाला। इसके तहत क्या है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पे, यानी लर्निंग बाय डूइंग, कैसे पर बल दिया था, क्योंकि इसके ऑप्शंस में देख लेता हूँ। कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति है। दूसरा, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। तीसरा, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। और चौथा, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो बहुत बहुत बड़े बड़े इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। और इसके क्रम में ऑप्शंस क्या है, पहला ए और डी, उसके बाद बी और डी, फिर बी और सी और डी। तो इसके तहत आपको मैं देता हूँ 2 सेकंड का मौका, आप बताइए क्या इसके आंसर होंगे। इसके आंसर दोस्तों होंगे कौन से, बी और सी। बी और सी का मतलब क्या हो गया, समूह में सीखना और सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। ठीक, और सी क्या है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। इसको कैसे समझोगे आप, पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समझे दोस्तों। तो इसके अलावा समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। बच्चे शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके काफी आनंदित होते हैं। जब बच्चों की रचनात्मक प्रशंसा की जाती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं, और उनकी प्रशंसा की जाए तो उनमें रचनात्मकता कहीं न कहीं और तेजी से प्रोत्साहित होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्रम में आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन 81 को देखते हैं। 81 क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। तो इसके ऑप्शन है परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र और कक्षा। इसके ऑप्शन दिए हैं केवल डी, केवल सी और डी, ए, बी, सी और केवल ए और बी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, इसके लिए देता हूँ आपको मैं 2 सेकंड का समय। इसका सही आंसर दोस्तों होगा ए, बी और सी, यानी परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र। तो कैसे इसको समझोगे आप, याद रखिएगा, पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली जो संसाधन है परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र और पुस्तकें भी हो सकती हैं। पाठ्य पुस्तक ही मात्र सीखने का स्रोत नहीं होता है, बहुत। ठीक है दोस्तों, तो इस क्रम में याद रखिएगा कि बच्चे जब अपने समुदाय से, अपने समाज से, अपने माता पिता से सीखेंगे तो उनका बहुत तेजी से लर्निंग होगा और जो है बच्चों के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 क्या बताता है, निम्नलिखित सीखने का कौन सा सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। पहला ऑप्शन है वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात और ज्ञात से अज्ञात। ठीक, तो इसका क्या सही आंसर होगा दोस्तों, इसके लिए देते हैं 2 सेकंड, बताइए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो होगा ज्ञात से अज्ञात। याद रखिएगा कि यहाँ दोनों ऑप्शन दिए, अज्ञात से ज्ञात और ज्ञात से अज्ञात। तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसका जो आंसर है ज्ञात से अज्ञात। ठीक, यानी याद रखिए कि पर्यावरण अध्ययन में ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र का अनुसरण करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर यह विधि जो होती है बहुत लोकप्रिय होती है। इस विधि में शिक्षार्थियों को जो अधिगम कराया जाता है तो वो विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। तो ठीक है,
और पूरे ज्ञान का आधार बनाकर शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान प्रदान करता है। इसलिए याद रखिएगा कि ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करने पे विद्यार्थियों की रुचि और तन्मयता लगातार बनी रहती है, जिससे वो आसानी से सीख पाते हैं और अच्छे तरीके से अनुसरण कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 83, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? याद रखिए नहीं है तो इसको गोला कर लीजिए पहले ही। ठीक, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। याद रखिए दोस्तों, अगर जिस क्वेश्चन में आपको हिंदी में पढ़ने में दिक्कत हो तो उसके बगल में इंग्लिश भी आप देख लिया करिए। इससे क्या होता है कि आप आसानी से कनेक्टिविटी ला सकते हो। तो इसके लिए मैं देता हूँ 2 सेकंड का समय, बताइए क्या आंसर होगा इसका। दोस्तों इसका आंसर होगा एनुअल अचीवमेंट टेस्ट यानी वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। अब इसके तहत क्या है, पर्यावरण अध्ययन में वार्षिक उपलब्धि परीक्षण का सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। ठीक है, और बाकी जितने दिए गए हैं सब उसके साधन हैं। यानी याद रखिए, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण स्कूल में विषय संबंधी अर्जित ज्ञान का परीक्षण होता है। इस परीक्षण में शिक्षक जो होता है यह ज्ञात कर सकता है कि एक वर्ष में विद्यार्थी ने कितनी उन्नति की है और विद्यार्थी ने किस सीमा तक विषय संबंधी ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर चौथा होगा वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, दूसरा है कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में हम प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना, तीसरा आकलन के संकेतकों का उपयोग और चौथा बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो इसके लिए 2 सेकंड का समय देते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों होगा ये पहला, जजिंग द आंसर गिवन बाय चिल्ड्रन इन टर्म ऑफ राइट और रॉन्ग, यानी बच्चों को उत्तरों को सही या गलत में आंकना। तो इसको कैसे आप समझोगे, तो याद रखिए इसको, बच्चों को उत्तरों को सही या गलत में आंकना पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में आकलन करते समय बच्चों को उत्तरों में सही या गलत में नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उसके उत्तरों में आई त्रुटियों को और कमियों को पहचानना चाहिए तथा उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है कि बच्चे में जो कुछ कमी रह गई है उसको शिक्षक तुरंत पूरा करने का प्रयास करे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। 85वां क्वेश्चन देखते हैं, वो कौन सा है, कक्षा 5 के शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने यानी चीनी मतलब शुगर के कुछ दाने डालने को कहती है और उनकी चींटियों के आने का इंतजार करने के लिए कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, क्या ऑप्शंस दिए गए, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करता है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करता है, बच्चों के क्रियाकलाप का अवलोकन अनुभव साझा करने और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करता है, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करता है। तो इसके जो क्या आंसर्स हैं, इसके लिए मैं देता हूँ 2 सेकंड का समय। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा थर्ड। और आप देख भी रहे हो कि इसका जो ऑप्शन है वो भी बड़ा है, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हो। ठीक, तो इसके तहत क्या इसका जो आंसर है वो थर्ड है, बच्चों का क्रियात्मक अवलोकन अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है। कैसे इसको आप समझोगे, तो इसके लिए याद रखिएगा दोस्तों, क्रियाकलाप के द्वारा शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने, अनुभव साझा करने और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करके अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे क्रियाकलापों में शिक्षण कार्य करने से विद्यार्थी सक्रिय हो जाता है और स्वयं अधिगम अनुभव प्राप्त करने लगता है यानी लर्निंग प्राप्त करने लगता है। और अधिगम जो ये होता है वो अस्थायी होता है, यानी लगातार उसकी जो ज्ञान जो है एक तरीके से परत दर परत स्थापित होती चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखते हैं, अगला 86 क्वेश्चन, कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो इसका सही ऑप्शन जो है मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ ये दिया है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 2 सेकंड का समय। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कौवा। कैसे,
कौवा अन्य जंतुओं से भिन्न है। कौवा आकाश में उड़ने वाला एक पक्षी है, जबकि कछुआ, घड़ियाल, बत्तख, मछली गरीब जीव हैं जो पानी में रहते हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। ऐसे ही कुछ कुछ 2-4 क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसका 87 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कॉलम दिया है 1 और 2। एक तरफ दिया शहर राज्य और दूसरी तरफ दिया अत्यधिक पसंद का भोजन। तो हांगकांग, उसके आगे दिया किसी को करी के साथ उबला टैपियोका, केरल सरसों के तेल में बनी मछली, कश्मीर नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, और गोवा छोले भटूरे, और 5वां इसमें दिया है पकाया हुआ सांप। तो इसको एक तरीके से मैच कराना है। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 की मदों से सही मिलान करना। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही जो आप मैच कराओगे तो उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए का 5, ठीक, और बी का 1। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, वो ऑप्शन सेकेंड है, ठीक। इसको मिला लीजिएगा। तो इसको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। हांगकांग में जो होता है पकाया हुआ सांप जो है, आप देख सकते हो। केरल में किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका, और कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली, और गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। तो ये चारों ऑप्शन जिसमें मैच कर रहा हूँ आपका वही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सेकेंड। इसके बाद से 88 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो याद रखिए, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। उल्लू, कौवा, बसंत गोरी, मैना, यानी इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं आउल, क्रो, बारबेट और मैना, ठीक। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, सही आंसर इसका जो होगा दोस्तों होगा मैना। क्यों, क्योंकि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन को घुमाने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेता है, लेकिन उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। इसको आपने अपने नॉर्मल लाइफ में अनुभव किया ही होगा, ठीक। इसके बाद 89 क्वेश्चन को देखते हैं। घरों में दिए गए विवरणों का विचार करिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं, में रहते हैं। बी, इसका दिया मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। तीसरा है सी, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इसका ऑप्शन दिए गए ए बी, बी सी, ए सी और लास्ट है सी। इसका सही आंसर क्या होगा, इसके लिए देता हूँ 2 सेकंड का समय दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ए और सी। ए और सी क्या कहता है, ठीक। ए और सी कहता है कि राजस्थान के गांव के लोग की मिट्टी के घरों, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों में होती है, में रहते हैं। और सी में लेह वाला जो ऑप्शन है, इसको आप देख सकते हो। तो इसका सही तरीके से कैसे समझोगे, राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है दोस्तों, और खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान के गाँवों में लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, ठीक है, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों पर मिट्टी गोबर से लोप पोत करके सुंदर बनाया जाता है, और इससे क्या होता है कि कीड़े मकोड़े भी दूर रहते हैं। जबकि यही केस आप जम्मू कश्मीर में देखोगे, तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो एक लेह सिटी है, वहाँ पे पत्थरों को काट कर 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। ऊपर की मंजिल में परिवार खुद रहता है, और नीचे की मंजिल में क्या होता है कि सामान और जरूरत के सामान जो रखे जाते हैं और जानवर रखे जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप इस आंसर को आप देख सकते हो। जबकि असम की अगर हम बात करें तो वहाँ बारिश बहुत होती है। यहाँ पे घर 10 से 12 फुट की ऊंचाई पे मजबूत बांस के खंभों को बनाए जाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने रहते हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन ए और सी। ये क्वेश्चन आपके एक्टिविटी बेस्ड है, तो इसको आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। इसके बाद से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 90। हाथियों के विषय में दिए गए कथनों पर विचार करिए, ठीक। पहला ऑप्शन इसका दिया गया है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। दूसरा क्या है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तीसरा दिया है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, और इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और चौथा है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी सभी फैसले लेती है। तो इसके सही जो आंसर्स हैं ऑप्शन से क्या होंगे, एक एक करके पढ़ देता हूँ। ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए और ए बी डी। तो आप सोच के बताइए, 2 सेकंड का समय देता हूँ। इसका सही आंसर जो दोस्तों होगा सी डी और ए। कैसे होगा, याद रखिएगा कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है और एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत ज़्यादा
बहाता है और इससे इसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथियों के झुंड में जो बुजुर्ग हथनी होती है वो क्या करती है कि पूरे एक तो अपने ग्रुप का नेतृत्व करती है और सभी डिसीजन वही लेती है। तो इस तरीके से आपने देखा दोस्तों कि ये आपके क्वेश्चंस का डिस्कशन जो पर्यावरण वाला है हमने किया। अगर इसके बावजूद भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं या और भी कोई चीज़ जो है पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।